नेचर में हर क्षण डुअलिटी यानी द्वैत कर्म में निरंतर लगा रहता है। द्वैत एक ऐसी चीज है जो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है नेचर। जैसे कि घास ज्यादा उग गई है तो भैया हिरन, हिरन ज्यादा हो गए हैं तो भैया शेर। तो आप देखोगे घास का जो अपोजिट साइड है वो डियर है, डियर का अपोजिट साइड जो है वो टाइगर है, और टाइगर अगर ज्यादा हो गए हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, मुझे पता नहीं है। पर कहीं ना कहीं अगर टाइगर ज़्यादा है तो अच्छा ही है, बिकॉज फिर घास और निकलेगी, और ज़्यादा घास, बहुत ज़्यादा अगर घास है, पेड़ है, तो हाथी वाती हैं, जितना मैंने पढ़ा हुआ है। तो हर चीज़ का एक अपोजिट इक्वल रिएक्शन है, एक अपोजिट इक्वल काउंटर है, और एक आ, कह सकते हैं जैसे कि तर्क और वितर्क होता है, वैसे लॉजिक काउंटर होता है। ठंडा गर्म होता है, लड़का लड़की होता है, हस्बैंड वाइफ होता है। आप देखेंगे कि हर चीज़ में आप देखोगे निरंतर द्वैत जो है वो घूम रहा है। और अगर हम वेदांता में एक टर्म है वो है अद्वैत। तो जब आपको ये पता चल जाता है एक ऐसी रियलिटी है जिसमें अद्वैत है, तब आपके जो जीवन है उसमें दो रियलिटी आ जाती हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। और उसके बाद आप तुलना, अंतर और भेद ये करना चालू कर देते हैं। जब आप भेदते हो तो आपको समझ में आता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, और इसी वजह से आदमी के अंदर आत्मज्ञान की पुष्टि होती है, और आत्मज्ञान जो है वो आ, उसके अंदर आता है। और उसके अंदर ये आता है कि अब ये जो लोग बात कर रहे हैं, और एक और रियलिटी जिससे मैं वाकिफ हूँ, जिसके जिसके जिससे मैं आ, जिसका आभास है मुझे, वो एक जो वास्तविकता है और एक जो दुनिया की वास्तविकता है, दोनों में निरंतर एक अंतर दिखना चालू हो जाता है। इसी अंतर को जब देखने लगते हो आप, तो ऑटोमेटिकली आपको जो लोग बात कर रहे हैं, जो संसार जिस तरीके से जीता है अपने वासनाओं में, अपने काम, क्रोध, लोभ, माया, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ऐश्वर्य, धन, दौलत, शोहरत, बरकत, इन सबको आप छोटा समझने लगते हो, क्योंकि अब आपके सामने एक ऐसी रियलिटी आ चुकी है जो रियलिटी एक्चुअली दो है। रियलिटी एक भौतिक है, और वो भौतिक भी जो है वो आप भौतिक नहीं हो, आप वास्तविक में जो आध्यात्मिक हो। तो शुरू से आपको ये जो भ्रांति ये दी जाती है कि आप भौतिक हो, भौतिक हो यानी आप शरीर हो, आप मन हो, आप बुद्धि हो। पर जैसे ही आपको ये वास्तविकता आती है तो डुअलिटी यहां पे क्रिएट हो जाती है, और इसी को हम पुरुष और प्रकृति बोलते हैं, यिन और यांग चाइना में बोलते हैं, और शिव और शक्ति सनातन में बोलते हैं, और वेदों में इसको पुरुष और प्रकृति भी बोला गया है। इसी वजह से लिंग की पूजा होती है। लिंग का मतलब ये नहीं है कि भैया किसी के जेनाइटल की पूजा हो रही है। लिंग का मतलब ये है कि उस लिंग से जो पुरुष है उससे निर्माण हुआ है प्रकृति का। यानी पुरुष एक्चुअली में प्रकृति की पत्नी नहीं है, सॉरी, प्रकृति एक्चुअली पुरुष की पत्नी नहीं है। प्रकृति जो है वो पुरुष की बेटी कह सकते हो, क्योंकि प्रकृति निकलती पुरुष से है और पुरुष में लीन हो जाती है, तो आखिरी में जो बचता है वो पुरुष बचता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेन और विमेन जो है, वुमेन छोटे हैं, मेन बड़े हैं। क्योंकि पुरुष पुरुष बात हो रही है तो लगता है कि अरे आदमी ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब आदमी की बात ही नहीं हो रही है। पुरुष का मतलब यहां पे ये संबोधित नहीं है। लिंग का मतलब ये नहीं कि आपका लिंग, जैसे कई और धर्मों में मजाक उड़ाया जाता है शिवलिंग का कि भैया लिंगों की पूजा कर रहे हो आप, लिंगों की पूजा। उनको ये समझ नहीं आया है कि वो लिंग जो है वो किसी परवर्टेड माइंड के लिए, क्योंकि देखिए जैसी दुनिया है, मैंने आपसे क्या बोला, जो जैसा आदमी होता है उसको वही दिखता है। तो वो वही देखेगा जो उसके अंदर मन में जितना नॉलेज है, जितना वो चाहता है, जो उसकी वासना है वही दिखती है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। तो इसका मजाक जो है उसी वजह से उड़ता है, क्योंकि एक्चुअली लोगों को इसका जो मतलब है वो नहीं पता। जो शिवलिंग है वो डिनोट करता है महादेव को।
महादेव को स्वयंभू बोला गया है, जो खुद से जन्मता है। और एक्चुअली अगर लॉजिकल देखा जाए तो हम ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। महादेव का मतलब यह है ब्लैक होल, और एक्चुअली में वो जो लिंग है वो ये कह रहा है कि ब्लैक होल से सब कुछ निकला हुआ है, यानी एक रियलिटी है जिससे सब निकला है। उस रियलिटी को लिंग कहा गया है, लेकिन लोगों ने उसको इंसानी लिंग से कनेक्ट कर दिया और एक परवर्टेड माइंड की तरह देखने लगे, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि परवर्टेड माइंड सिर्फ परवर्ट देखेगा, ठरकी माइंड जो है वो सिर्फ ठरक देखेगा हर चीज में। मैं एक ऐसे लड़के के साथ बैठता हूं जो किसी भी लड़की के स्तनों को, उनके जो शरीर है उसके जो कूले हैं उस पर गौर देता है, उस पर नजर डालता है। और मैं ऐसे लड़के के साथ भी बैठता हूं जो किसी लड़की के चरित्र को ना देखते हुए उसके मानसिक ढांचे को देखने का प्रयास करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसका जो आंतरिक चरित्र है, जो उसका व्यक्तित्व है, उस पर नजर डालता है। तो एक आदमी है जो पूरी जिंदगी किसी भी लड़की को देखेगा वो सिर्फ उसके शरीर के अंगों पर नजर मारेगा, और वही दूसरा आदमी होगा वो उसके व्यक्तित्व पे नजर मारेगा। नजर दोनों एक ही है, लेकिन यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस तरीके की तुम्हारा वासनाएं अंदर भरी हुई हैं, जो तुम्हारे डिजायर्स है, वही दुनिया में तुम्हें दिखते हैं। और दुनिया में एक्चुअली जो तुम्हें दिख रहा है वो डिजायर ही दिखता है। एक्चुअली में हो सकता है रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन दिखता कुछ और है। तो ये एक परवर्टेड माइंड की निशानी है, और जो परवर्ट है उसको परवर्टिज्म दिखेगा, और जो स्पिरिचुअल है उसको स्पिरिचुअलिटी दिखेगी हर चीज में। तो जीना कहाँ है? क्या परवर्ट सच है या स्पिरिचुअलिटी सच है? सच सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, सिर्फ अध्यात्म ही सच है, क्योंकि अध्यात्म को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अगर आप लॉजिकली भी देखें, इंद्रियों को हटा दें, अपनी वासनाओं को हटा के देखेंगे, तो सत्य सामने उभर आ जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं अपने गीता में कि जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। कृष्ण भी यही कहते हैं, यथा दृष्टि तथा दृष्टि। एक आदमी है जिसके बचपन में ही बोल दिया गया है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, तो उसको सच में पैसा बहुत मुश्किल लगेगा। अब उसको उस कंडीशनिंग को पहले हटाना है, वो बिलीफ सिस्टम जो हटाना है। इस वजह से जब स्टीव जॉब्स हमारे देश में आए और नीम करोली बाबा से जब उनका मिलन नहीं हो पाया, मर चुके थे जब तक वो आए थे, उन्होंने एक बात कही थी अपने स्टीव जॉब्स की बुक में। उन्होंने वर्णन किया वहां पे कि इंडिया में लोग इंट्यूशन से डिसीजन लेते हैं, और वेस्ट में लोग, अमेरिका में लोग लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। इंट्यूशन से डिसीजन लेने का क्या कहने का मतलब है उनका? इंट्यूशन मतलब हो कि मुझे इंट्यूशन हो रही है कि ये होने वाला है, रादर देन कि लॉजिकली आप सोच रहे। इसी वजह से बिजनेसेस जो हैं वो अमेरिका में ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंटरप्रेन्योर्स अमेरिका में ज़्यादा है। एंटरप्रेन्योर क्योंकि वहां पे बीच में एक फिल्टर नहीं आता है कि मैं फेल हुआ हूं, तो इस वजह से फेल हुआ हूं क्योंकि मेरी किस्मत नहीं सही है या भगवान की कृपा नहीं थी। यहां पे इतने सुपरस्टिशंस हैं, इतने इंट्यूटिव नेचर के जो चमत्कार हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आदमी यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्योंकि बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक लॉजिकल रीजन चाहिए होता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, और अगर आप उसको यहां पे कंक्लूड कर दोगे तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जैसे ही आपने उसको कंक्लूड किया कि भाई ये आप, और कई लोग यहां पे हो सकता है इसको सोच नहीं पा रहे, लेकिन आप भी दिन रात यही करते हो। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, किसी भी चीज में कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लगता है ये इस वजह से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कुंडली के ग्रह सही नहीं है, कोई मेरी डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ है। और यहां पे इतना रीइंफोर्स किया जाता है। अभी रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप हार गए हम, सारे इंस्टाग्रामर्स जितने भी सब नीचे लिख रहे हैं कि ये आदमी आ गया था पनौती, ये आदमी आ गया पनौती स्टेडियम में, ये आदमी आ गया पनौती। पनौती का मतलब क्या है? क्या तुम एक नंबर के घोंचू हो क्या? हर चीज को चमत्कार पे क्यों डाल रहे हो?
हर चीज को चमत्कार भी डाल दिया। पनौती मतलब क्या? नजर लगा रहा है। नजर तुमने हर चीज में नजर डाल दी, तुमने नजर लग गई। अरे भैया, रोहित शर्मा आउट नहीं हुआ होता और अगर ये विकेट ले लेते, और अगर विराट आउट नहीं हुआ होता, और अगर ये लोग टुकुर टुकुर की जगह छक्के चौके मार रहे होते, तो आज जीत सकते थे। तो उससे सीखो ना। लेकिन हम सीखेंगे नहीं। हम ना, हमें शॉर्टकट चाहिए। हमारे इस देश में इतने ज्यादा सुपरस्टिशन है, इतने ज्यादा सुपरस्टिशन है, इतनी ज्यादा इंट्यूटिव नेचर के लोग हैं कि उनको लगता है कि उनका इंट्यूशन, उनका क्लैरवॉयंस, उनकी इमेजिनेशन, ये सारी चीजें वो बीच में ले आएंगे। और जब ये बीच में आ जाती है तो क्या होता है? आप रियल रीजन से भटक जाते हो। और आप कहोगे रियल रीजन चाहिए ही क्यों? रियल रीजन इसलिए चाहिए क्योंकि आगे अगर आपको अपने बिजनेस को या अपनी क्रिकेट को सही करना है तो आपको उस रियल रीजन को पहले समझना पड़ेगा कि आप फेल हुए क्यों। रोहित शर्मा ने जब ऑलरेडी एक छक्का मारा और एक चौका मारा, उससे पहले एक चौका मारा, तो क्या जरूरत थी इमोशनल होकर दोबारा खेलने की? वहां पे रोहित शर्मा को थोड़ा समझना है कि आप इमोशनल होकर नहीं खेल सकते हो, आप जोश में नहीं आ सकते हो, कि आपको अंदर से एक खिड़की खोल के रखनी चाहिए थी कि आप 100% हार सकते हो। लेकिन आपने 10 मैच जीते और कहीं ना कहीं आपने ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि हम तो जीत ही जाएंगे, वो विंडो निकल गई, हारने की विंडो। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर मारा, 3 विकेट ले लिए, तो 40 ओवर में सिर्फ 4 बाउंड्रीज। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है? इतना ज्यादा उनका डर आ गया। तो वहां पर काफी चीजें थी, रिजल्ट्स के ऊपर काफी ध्यान था। रोहित शर्मा ने नहीं खेला और मान लो गिल आउट हो गए, चलो ठीक है। विराट आउट हो गए और शॉक्ड थे, ही वाज शॉक्ड विराट कोहली व्हेन ही वाज आउट। तो वही सब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन उसके बाद वहां पे इंस्टाग्राम में नीचे क्या लोग लिख रहे हैं, आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, कोई आया था वो पनौती था, उस स्टेडियम में कोई आया वो पनौती था, उस स्टेडियम में कोई, जितने भी लोग आए थे पनौती थे, जो भी था पनौती पनौती पनौती। हर साल ये लोग पनौती बना देते हैं किसी को। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इस देश में लॉजिकल रीजन ढूंढने की बजाय हम उसको कंक्लूड करते हैं एक ऐसी चीज पे जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। आप मुझे यह बता दो, पनौती का क्या कंट्रोल है आपके पास? भगवान की कृपा नहीं थी, इसका क्या कंट्रोल है आपके पास? किस्मत का क्या कंट्रोल है? हम कंट्रोल अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहे? अगर हम कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे तो हम उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे? क्या आप किस्मत को मैनिपुलेट कर सकते हो? अगर आपने इसको कंक्लूड कर दिया कि किस्मत नहीं सही थी, क्या आप इस पर मैनिपुलेट कर सकते हो कि मेरा बिजनेस इसलिए फेल हो क्योंकि मेरी कुंडली के ग्रह सही नहीं है? और लोग करते भी हैं, क्योंकि कुंडली के ग्रह को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जाता है, और जाते हैं एस्ट्रोलॉजर को पैसा देते हैं, और उसके बाद उनकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो सही हो जाते हैं। नहीं भी होते, लेकिन वो कुंडली के ग्रह और हस्त रेखा जो है, ये सब चीजें तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसमें आप पैसा दे सकते हो, इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपको लग रहा है कि आपने कंट्रोल किया, पर भगवान की कृपा नहीं थी, भगवान को आप पैसा नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, उसमें भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं, मंदिरों में जाके भेंट चढ़ा, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल डेस्टिनी को करने की कोशिश करी जा रही है, भगवान को करने की कोशिश करी जाए, कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है 100%। लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में उसका होना चाहिए जो रीजन एक्चुअली में रियल हो। इस वजह से नहीं होना चाहिए कि रीजन। अब एक बात बताइए, क्रिकेट की पिच जो है वो सही नहीं थी, तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो खेल रहे थे? तो क्या ये रीजन था कि क्रिकेट की पिच सही नहीं थी, पिच धीमी थी, स्लो पिच थी? नहीं थी। तो क्या ये रीजन हो गया? क्यों ये रीजन हो गया भाई? आपको जब तक रियल रीजन नहीं पता चलेगा, और इस देश में सबसे ज्यादा जो है सुपरस्टिशन का मामला है। हर चीज में कहीं ना कहीं आदमी कनेक्ट कर देता है कि तुम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हो, तुम पूजा नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, इस वजह से तुम्हें सफलता नहीं मिल रही। अरे ठीक है, आपके देश में पूजा करके सफलता मिलती है, और कई देशों में जहां पूजा तक नहीं करते लोग, वहां तो आपसे ज्यादा सफल है। यूएस तो आपसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो वो क्या पूजा करके सफल हुआ? क्या वो किस्मत बना के सफल हुआ? क्या वो किस्मत पे ध्यान दे के सफल हुआ? क्या वो कुंडली के ग्रह सही करके सही हुआ? मुझे ये बता दो। तो अगर आप कंक्लूड कर दोगे इस पे, और यही मैंने संदीप महेश्वरी के सेशन में भी बोला था कि हर चीज का चमत्कार पे थप्पा लगा दिया जाता है। आप उसका थप्पा क्यों लगा रहे हो चमत्कार पे? आप क्यों बोल रहे हो कि ये पनौती थे, वो पनौती थे? आपको पता है, आर यू फॉर श्योर कि पनौती नाम की चीज होती है? हाँ, हमें पता है। तो बस हो गई जिंदगी बर्बाद, क्योंकि आपके ही देश में सबसे ज्यादा होती है और कहीं तो नहीं होती। ये डाइवोर्स जो होते हैं बेसिकली सबसे ज्यादा, आप ही सबसे ज्यादा कुंडली मिलाते हो और आपके ही घर में डाइवोर्स हो जाते हैं।
डाइवोर्स का जो रीज़न है वो है ट्रांजैक्शन की कमी होना। ट्रांजैक्शन सही से नहीं हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल ट्रांजैक्शंस हो। ट्रांजैक्शन सही से नहीं, कंफर्टेबल जो सपोर्ट है वो सही नहीं मिल पा रहा है। ये रीज़न है डाइवोर्स का। डाइवोर्स का ये रीज़न नहीं कि ये 28 के 28 ग्रह मिल रहे थे तो कैसे डाइवोर्स हो गया, पूछो। जब 28 ग्रह मिल रहे थे तो किसी भी कैसे 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 हो गया डाइवोर्स? हाँ, आप हर चीज को जितना हो सके उतना लॉजिक के दायरे से देखें तो आपको समझ में आएगा कि तो ये एक डुअलिटी का बहुत बड़ा पंगा है। तो इसी वजह से एंटरप्रेन्योर्स वहां पे ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस पे कंक्लूड करके खत्म कर देते हैं, उसको कभी वापस परस्यू नहीं करते कि हमारा भैया हम तो नहीं हो पाएगा, हमारी किस्मत नहीं सही है, हमारा भगवान की कृपा नहीं, भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमसे गुस्सा हो गया है, नजर लग गई है, तंत्र विद्या हो गई, काला जादू हो गया। हर चीज में हमें कुछ, अगर कंट्रोल हमारे हाथ में लाना है तो हमें लॉजिक लेना है। और बिजनेस में सिर्फ लॉजिक काम करता है, ये बात याद रखना। बिजनेस में इंट्यूशन काम नहीं करता। बिजनेस इज ऑल अबाउट लॉजिक। मनी अर्निंग इज ऑल अबाउट लॉजिक। नाउ देयर इज अ डायमेंशन जहां पे लॉजिक काम नहीं करता है, बट वो डायमेंशन आपकी वासनाओं को अचीव करने के लिए नहीं है। वो डायमेंशन एक अलग डायमेंशन है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा अभी। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की जरूरत पड़ गई आज से 1000 2000 3000 साल पहले, जिससे हम मेहनत ना करें और अल्टीमेटली एक जादुई कोई चीज हो जाए और वो हो जाए। और यहीं से सुपरस्टिशन का जो है शुरुआत हुआ। एक आदमी है, वो लेटा हुआ है, और जब मानव का विकास हो रहा था, मनुष्यों का विकास हो रहा था, जब बुद्धि खुली तो एक पॉइंट आया जहां पे आदमी लेजी हो गया और उसने सोचा कि यार काश कुछ करना ना पड़े और अपने आप चीजें आ जाएं। और वहीं से ये जो सुपरस्टिशंस हैं ये डेवलप होना चालू हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान सुपरस्टिशियस है, मैं कह रहा हूं भगवान का आपके ऊपर कंट्रोल, आपकी सक्सेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर आपने कंट्रोल भगवान के ऊपर दे दिया तो आप हर चीज को भगवान पे कंक्लूड करोगे। जितने भी आपके फेलियर्स हैं वो सब आप भगवान पे कंक्लूड करेंगे। और अगर आपने भगवान पे कंक्लूड किया तो चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं। आपने सीधा बोल दिया भाई भगवान की वजह से नहीं हो, अब तो आप आजाद तो आप हो गए, लेकिन आपको वो चीज मिलेगी नहीं जो आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रीजन जो था वो वहां भगवान नहीं था, वो कुछ और रीजन था। और वो रीजन एक्चुअली इतना गहरा होता है, इतना गहराई में दबा होता है वो रीजन, कि आपको रीजन मिलता नहीं है, आप एक बार में नहीं निकाल सकते उसको। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो चीज होती है। कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको जानने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है आपको एक पैटर्न समझ में आता है। आपको समझ में आता है कि हाँ एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा रिपीटेड इवेंट होता है, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। वो जब होता है बार 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 तो आपको समझ में आता है। आप जब बार बार बिजनेस में फेल होते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ शायद इस वजह से मैं फेल हो रहा हूं। और वो वजह कई हो सकती हैं और एक भी हो सकती है, अनेकों और एक दोनों हो सकती है। और एक एक वजह पे आप काम करना चालू। अब यहां पे सुपरस्टिशन कहां आता है मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुपरस्टिशन यहां पे कहां से आ रहा है। इसी वजह से वेस्ट में सिलिकॉन वैली नाम की चीज है, सारे कॉन्सेप्ट्स इंडिया में वेस्ट से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिक वहां पे बहुत स्ट्रांग है। अब इंट्यूशन कहां काम करती है? जहां पे क्वांटम इंटैंगलमेंट नाम की चीज होती है, वहां पे इंट्यूशन काम करती है। एक मां और एक बेटा आपस में क्वांटमली इंटैंगल्ड है। तो बेटे का एक्सीडेंट होता है तो मां को पता चल जाता है कि बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। वैसे ही जब एक मर्द और एक औरत साथ में आते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वहां पे क्वांटम इंटैंगलमेंट या ऋणानुबंधा
जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं ऋणानुबंध, वो डेवलप होने लगता है। ये डीएनए में जब आप सेक्स करते हो तो डीएनए में वो चीज जाती है, डीएनए शेयर होता है आपका साथ में। और इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड से वो दो लोग आपस में क्वांटमली इंटैंगल्ड हो। इसी वजह से जब पति का एक्सीडेंट होता है तो पत्नी को पता चल जाता है, या पति कहीं पे झूठ बोल रहा है तो पत्नी को पता चल जाएगा, पति कहीं पे अय्याशी कर रहा है तो पत्नी को पता चल जाता है। ये एक चीज होती है। पर ऑल्दो अगर पत्नी बहुत रिसेप्टिव है, तो पत्नी अगर बहुत इन्वॉल्व है अपने हस्बैंड में, अब उस पर बहुत ध्यान देती है, उसमें बहुत थॉट देती है, तब जाके उसको इतना मिलता है। लेकिन माँ बेटे में तो इट्स लाइक वेरी 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 मच इंटैंगल्ड। यहां पे इंट्यूशन काम आती है। दिस इज द प्लेस ऑफ इंट्यूशन, बट वी नेवर सी इट। वी देयर इज अ प्लेस फॉर इंट्यूशन, नॉट एवरीवेयर इंट्यूशन वर्क्स। ओके, I don't deny the powers. I don't deny the supernatural powers, extrasensory perceptions. I never denied it. मैंने कभी मना नहीं किया कि ये नहीं होते, लेकिन जहां होते हैं वहां होते हैं, जहां नहीं होते वहां नहीं होते। मुझे ये पता है कहां होते कहां नहीं होते। अगर आप बिजनेस में इसको करोगे तो वहां नहीं होते। अगर आपको समझना, आपको पैसे कमाने हैं तो वहां नहीं होते। आपको अपनी वासना पूरी करनी है, वहां नहीं होते। आपको क्वांटमली इंटैंगल्ड होना पड़ता है, वहां हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्वांटम इंटैंगलमेंट की तरफ जाए। तो आज तो बड़ा इजी है ये समझाना कि क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या है, क्योंकि अब वो टर्म आ चुका है और साइंस यहां तक पहुंच चुकी है कि क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या होता है। तो अब लोगों को फिर भी थोड़ा सा एक बिलीव आ रहा है, क्योंकि साइंस इस तक आ रही है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वांटम। बाय द वे, क्वांटम इंटैंगलमेंट का मतलब होता है कि आप एक एटम हो और आपका भाई एक एटम है, या आपका कोई दोस्त एक एटम है, या कोई अजनबी एक एटम है। दो एटम है, ए और एक बी है। लेट्स से रोहित और मोहित। तो रोहित पृथ्वी पे बैठा हुआ है और वो एक एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। और मोहित एक दूसरी गैलेक्सी में, लेट्स से एंड्रोमेडा या वर्लपूल गैलेक्सी में, लेट्स से वर्लपूल गैलेक्सी जो कि बहुत दूर है, वर्लपूल गैलेक्सी में एक कोई प्लैनेट है, उसमें मोहित बैठा हुआ है और रोहित यहां पृथ्वी पे बैठा हुआ है। दोनों का जो डिस्टेंस वो है बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम रोहित पे कुछ प्रक्रिया करते हैं तो मोहित पे भी प्रक्रिया होती है, और वो इतना इंस्टेंटली चेंज होता है कि ऐसा लगता है कि वहां पे गैप नहीं है, देयर इज नो स्पेस देयर। तो अगर हमने रोहित को कंटाप मारा तो मोहित को कंटाप लग जाएगा, जुड़वा टाइप्स का, लाइक जुड़वा। ये सिद्ध हो चुका है, ये इसके ऊपर काम चल रहा है और ये सिद्ध हो जाएगा कि क्वांटमली एवरीथिंग इज क्वांटमली इंटैंगल्ड। दिस इज वाई जो एक करता है उस पर जो उसका असर सब पे होता है, जो सब करता है उसका असर एक। दिस इज द रीजन टेलीपैथी वॉज पॉसिबल इन द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन फील्ड। जहां पे एक आदमी अमेरिका में बैठा है, इंडिया में बैठा है, टेलीफोन की जरूरत नहीं है। दिस इज द रीजन वाई एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस आर पॉसिबल। दिस इज द रीजन तंत्र इज पॉसिबल। तंत्र में okay, let's not go into that. Let's come into the possibilities of this. One of the most amazing discovery which I did on this podcast only 2 days back, and I have to do this podcast again because this is one of the greatest podcast ever. I'm not talking about myself. It is actually one of the best podcast जिसमें मैंने पहले 2 दिन पहले एक बात करी थी, और मैंने वहां पे कुछ डिस्कवर किया। बात करते करते कुछ एक आइडिया आ जाता है। डुअलिटी 2 संतुलन में काम करती है, मेल फीमेल, फीमेल मेल। नेचर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक है राक्षस योनि के लोग, राक्षस योनि के पेड़, राक्षस योनि के जानवर, और एक है देवता योनि के पेड़, देवता योनि के जानवर। इतना हमें क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं। नीम का पेड़ है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, या आम का पेड़ है या फिर अमरूद का पेड़ है, तो वो देवता योनि का पेड़ है। लेकिन बरगद का पेड़ राक्षस योनि का पेड़ है। उसको देख के ही विल्डरनेस आती है फील। अगर आप जाएंगे जंगल में तो बहुत सारे ऐसे आपको पेड़ मिलेंगे कि ये कौन सा पेड़ है, इतना जाइंट पेड़, इतना वाइल्ड पेड़ है, इसको इसलिए वाइल्ड बोलते हैं,
उसको वाइल्ड बोला जाता है इसी वजह से। जब आप जंगल में जाते हो, पेड़ों को देखते हो, आप कहते हो सच में इसको वाइल्ड बोला गया, बिकॉज इट इज वाइल्ड, इट साउंड्स एंड फील्स वाइल्ड, इट अपीयर्स वाइल्ड। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, there are two equal proportions. There is devta yoni, there is rakshas yoni. There is this, or let's say, good guy, bad guy in nature. But we always are born, now let us understand this, we are always born on good side. मनुष्य योनि जो है वो बीच की योनि है। देवता, राक्षस, मनुष्य, 3 योनि बताई गई है ना। एक्चुअली अब आपको इसको कुंडली में नहीं देखना है, उसको मेरे नजरिए से देखो। और एक है मनुष्य योनि, ये 2 योनि है, 3 योनि है। मनुष्य योनि जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। देवता मतलब इंद्रदेव, और उसमें मत चले जाना। राक्षस मतलब उसमें मत चले जाना, महिषासुर और ये सब, ठीक है, डोंट गो इनटू दैट। देवता योनि मतलब अच्छा आदमी, राक्षस योनि मतलब दिखने में जायंट और वाइल्ड, मतलब सांप, मकड़ी, सेंटीपीड्स, कनखजूरे, सांप, ये सब जो है वो जैसे राक्षस योनि। ऐसे पेड़ भी होते हैं। नाउ लेट अस कम टू दिस फैक्ट, देयर इज कॉल्ड एज मनुष्य योनि। और ये मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले पॉडकास्ट पर डिस्कवर किया। व्हाट इज दिस मनुष्य? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अगर आप नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे 2 इक्वल प्रोपोर्शंस हैं। एक है देवता योनि और एक है राक्षस योनि। 50% आप देखोगे। लेकिन मनुष्यों को अगर आप देखें, 800 करोड़ की आबादी में ऑलमोस्ट आई थिंक 700 करोड़ या 750 करोड़, हाँ 750 करोड़ आई गेस देवता योनि में है ना, देवता योनि में। और ये एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये क्लैश हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मनुष्य भी नेचर के पार्ट है। तो नेचर तो 750 या 700 लोग कैसे हो गए देवता योनि में प्रकट? देवता योनि का मतलब क्या है? मैं एक अच्छा आदमी हूं, मुझे अच्छी चीजों के साथ जुड़ना है। देखिए, आप अच्छी चीजों के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप देवता योनि में ही हो। जैसे कि शांति बनी रहे, अमन बनी रहे, शांति बनी रहे, प्यार बटे, वायलेंस ना हो। लेकिन जो लोग वायलेंस चाहते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, जो लोग इतना ज़्यादा लालची हो गए हैं कि किसी को मरवा भी सकते हैं, बेसिकली जो क्रिमिनल्स हैं, जो बलात्कारी हैं, या जो वायलेंट वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है और वायलेंट करना है, मैं उनको राक्षस योनि में रख रहा हूं अभी। और हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हमेशा अमन बनी रहे, शांति बनी रहे। न्यूज़ों में बात होती है, सेलिब्रिटीज़ बात करते हैं, साधु संत महात्मा बात करते हैं, शांति बनी रहे, अमन बनी रहे। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। जब मैंने इसको सुना और देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक ऑब्जर्वेशन है। मतलब मैंने वो सोचा, खुद ही एकदम से डिस्कवर हुआ और खुद ही मैं उसको सोचने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, इस दुनिया में ये पॉसिबल ही नहीं है कि 750 करोड़ लोग देवता योनि में हो जाएं। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है, नेचर ऐसे लोगों को बाय डिफॉल्ट पैदा कर रहा है जो नेचुरली वायलेंट हो, नेचुरली इन्वेट करें, नेचुरली लोगों को मारें, क्राइम करें, गलत काम करें। मतलब गलत काम एक्चुअली नेचर 50% रखना चाहता है और सही काम भी एक्चुअली नेचर 50% रखना, सही गलत दोनों 50% रखना चाहता है नेचर। ये नेचर की रीति है, ये नीति है नेचर की। लेकिन इंसानों में भी नहीं हो रहा। अब अगर हम कलयुग को देखें ध्यान से, पिछले अगर हम 1000 साल में देखें, जब से ये 1100 शताब्दी से ये आया है बंदा, खिलजी आया, और खिलजी के बाद और भी डायनेस्टी आई, और ये लोधी डायनेस्टी आई, और उसके बाद सिकंदर आया, बहलोल आया, और इसके बाद शाहजहां, और इनका जो औरंगजेब, और इन सब का जो 1700 हो गया, अकबर आए, बीरबल आए। तो ये सब अगर आप देखें तो इन्वेजन हुए, और धीरे धीरे हमारी औरतों को बंदी बना लिया गया, उनके साथ यौन शोषण हुआ, उनके साथ ज़मीनों पे कब्जा हुआ, यहाँ से सोना उठा के ले गए, ब्रिटिश आए, उसके बाद हमारी सोने की चिड़िया को इन्होंने नंगा कर दिया, और उसके बाद हम गरीब हो गए। अगर आप देखें पिछले 1000 साल में
तो अब 1000 साल पहले नेचर थोड़ा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो 750 करोड़ से 50-50 करोड़ वो धीरे धीरे वो कन्वर्ट कर रहा है राक्षस योनि में। क्योंकि शुरू में तो चालू सब देवता योनि से हुआ, मतलब अमन से शुरुआत हुई, शांति से शुरुआत हुई और कंटेंटमेंट, संतुष्टि से शुरुआत हुई शुरू में। लेकिन फिर धीरे धीरे नेचर का भी एक नेचर है, अपनी ही प्रकृति के अनुसार उसने कन्वर्ट करना चालू कर दिया। आप देखो धीरे धीरे, अगर आप ध्यान से सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, पहले रामायण हुआ, फिर महाभारत हुआ। धीरे धीरे आप देखोगे कलयुग में भी यही कहा गया है कि निर्दयता, सैडिस्टिक लोग जो है, दया खत्म होती जाएगी। जैसे जैसे दया नीचे गिरेगी, यानी आप राक्षस योनि, देवता योनि से राक्षस योनि की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं। और वही हो रहा है, आप देखो ध्यान से। एक्चुअली क्या हो रहा है, नेचर कुछ नहीं कर रहा है। नेचर 50-50% रखना चाहता है, और एक गलती से एक्चुअली 100% या 99% लोगों से चालू हुआ था, और जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, नेचर बैलेंस आउट कर रहा है। अब जितना ज्यादा बैलेंस आउट होता जाएगा, उतना ही ज्यादा युद्ध, वर्ल्ड वॉर और विश्व युद्ध होते जाएंगे। और विश्व युद्ध होगा तो धरती की तबाही होगी, और धरती की तबाही होगी तो जानवर मरेंगे, लोग मरेंगे, ये धरती खत्म होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो नेचर का अल्टीमेट गोल अगर आप देखें तो साफ साफ आपको दिखेगा। नेचर का अल्टीमेट मकसद क्या है, वो है डिस्ट्रक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक कर क्या रहे हो, आपके अंदर डिस्ट्रक्शन होता रहता है। आप देखो अंदर ही कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा, कंस्ट्रक्ट हो रहा, डिस्ट्रक्ट हो रहा, कंस्ट्रक्ट हो रहा, पर अल्टीमेट गोल डिस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन तो बीच में आया, गायब हो गया। देखो अगर हम यूनिवर्स के स्टैंड पॉइंट से देखें तो पहले डार्कनेस थी, फिर बीच में स्टार आया, फिर स्टार वो ठंडा हो जाता है कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, और उसके बाद वापस डार्कनेस आ जाती है। आप देखो डार्कनेस ही जीतती है आखिरी में। आखिरी में ये जो प्रकाशित वर्ष आते हैं हमारे, जो प्रकाश के वर्ष आते हैं, यानी जिसमें ब्राइटनेस होती है, उजागरता होती है, नेचर होता है, प्यार होता है, चिड़ियों की चहचहाट होती है, अटैचमेंट्स होते हैं, संतुष्टि होती है, प्यार होता है, अमन होती है, शांति होती है। ये एक्चुअली ऐसे उठता है बॉल की तरह ऊपर, और वो नीचे आ रही बॉल अब। और एक्चुअली में बॉल शुरू में भी नीचे ही थी और हवा में उड़ी, इसको प्रकाश बोलते हैं, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार। और उसके बाद नीचे बॉल गिरी, फिर वापस वो ग्राउंड पे आ गई, यानी डिस्ट्रक्शन पे आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नेचर ही ऐसे लोगों को पैदा कर रहा है, और नेचर ही कलयुग, इसीलिए ये साइकिल्स बोली गई हैं। एक अब कलयुग का भी कॉन्सेप्ट इसी वजह से बनाया गया, क्योंकि उनको पता था, जिन्होंने बनाया, कि शुरू में प्यार होता है, फिर वो प्यार धीरे धीरे कम होता रहता है, उसमें नफरत होती रहती है, नफरत होती है, फिर नफरत ज्यादा हो जाती है, उसके बाद प्यार कम हो जाता है, फिर आखिरी में नफरत बचती है, और वो नफरत लीड करती है डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए, प्रलय के लिए, और अल्टीमेटली इसी को प्रलय बोलते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली तो एक्चुअली में ये जो बातें होती है कि अमन बनी रहे, शांति बनी रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आप देखो ध्यान से, लोग कहते हैं हमारा कर्म है, हम अपने मन को विचलित कर रहे हैं, उससे क्रोध पैदा हो रहा है। हां, सर्टेन लिमिट तक हमारा है, लेकिन आप उस आदमी का क्या करोगे जो बचपन से ही वायलेंट है? और वायलेंट आदमी बचपन से देखो बचपन में तो नहीं होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग वैसी है। आप देखो, आप एक बात मुझे बताओ, आप कहते हो कि क्रिमिनल्स तो ऐसे पैदा होते हैं, बचपन में अब्यूज होता है, इस वजह से क्रिमिनल्स पैदा होते हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनका कोई अब्यूज नहीं हुआ है बचपन में। ऐसे कितने नेता हैं जो बचपन उनका अच्छा बीता है, उनको कोई टॉर्चरस नहीं हुआ है, लेकिन वो बलात्कारी हैं, वो खून खराबा करवाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो इजराइल के जो नेता हैं और जो पैलेस्टाइन के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, क्या उनका बचपन में क्या शोषण हुआ है क्या कोई? अब देखो, अगर आप ये कहते हो कि क्रिमिनल्स तो ऐसे पैदा होते हैं, वो सोसाइटी क्रिमिनल्स नहीं पैदा करती। बहुत सही बात बोल रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, सोसाइटी क्रिमिनल्स पैदा नहीं करता है। सोसाइटी को कौन पैदा कर रहा है? नेचर पैदा कर रहा है। नेचर की पहले से ही पूरी की पूरी रणनीति है, और पूरी की पूरी चीजें चिट्ठा लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, जो बोलते हैं ना लिखा हुआ है,
इसी को बोलते हैं कि ये लिखा हुआ है। एक्चुअली ये पहले से ही तय था कि भैया आगे चल के अभी 99% लोग देवता योनि में हैं और इसको बैलेंस आउट करना है, तो नेचर इतना कंपल्सिव है कि वो अपने ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है और 50-50% करने की कोशिश कर रहा है, और जब तक 50 होगा तब तक डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो जाएगा। अभी अगर आप देखें 95% लोग या 90% या 85% लोग अच्छे हैं इस पृथ्वी पे, 85% लोग जो हैं अच्छे हैं। लेकिन आप देखो अगर ध्यान से, अगर आप ये कहते हो कि नहीं पावर ने करप्ट किया, अब यहां पे कई लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि पावर टेंड्स टू करप्ट। वो नेता की जो आप बात कर रहे हो ना, उनको पावर दी गई एंड दैट हैज द टेंडेंसी टू करप्ट देम। बट लेट्स से इफ आई गिव द पावर टू यू, वुड यू बी करप्टेड? नो ना। सो दिस इज सब्जेक्टिव ना, so that means it has to be in the DNA. You need to understand this. See, there are people in politics who are not corrupted, and there are people who are corrupted. They are bound to be corrupted because they are programmed like that. The programming is done by the nature. The society is not building the violence. The society is predestined by the nature to build the violence. The violence is the ultimate goal of the human beings. The violence created by the human beings will destroy the Pasu Pakshi, will destroy the plants and animals and all the vegetation around the planet. And with that, the planet will be destroyed. If the tsunami is not coming, if the natural disaster is not kicking in, because that is very unlikely to kick in. The natural disasters will not kick in. It might. Anyway, see, tectonic plates are shaking because we have built the dams on that. It is our karma. Earthquake is happening because of the tectonic plate के ऊपर उन्होंने बिल्डिंग बना दी है। अब वो बिल्डिंग, वो डैम जो बनाए हैं वहां पे, वो नहीं बनाने हैं, और उनको बनाने की वजह से अर्थक्वेक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे नेचुरल डिजास्टर का जो किक इन है वो इंसान कर रहा है, और इंसान को ब्लेम कर रहा है कि ऐसे लोग क्यों पैदा हो रहे हैं। और एक्चुअली आप देखोगे तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इट इज सोसाइटी, इट इज नॉट सोसाइटी, इट इज नेचर। द नेचर ही इज हैविंग दैट डिस्ट्रक्शन। दैट्स व्हाई प्रलय और शांति नेचर का भाग है। पर नेचर ने गलती कर दी, या कह सकते हैं जानबूझ के ये नीति बनाई कि 100% हम अमन, शांति, संतुष्टि से, मोहब्बत से चालू करेंगे मनुष्य। इसीलिए मनुष्य योनि को सेपरेट रखा गया है। देवता योनि अलग बोल दिया उन्होंने, राक्षस योनि अलग बोल दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स में देवता और राक्षस डिवाइड कर दिया। क्रोकोडाइल जो है राक्षस योनि में कह सकते हैं आप आता, टाइगर जो है देवता योनि में कह सकते हैं आप, पता नहीं किस में आता मुझे, बट क्योंकि जो भी आप प्यार, जिस चीज को भी आप प्यार करना चाहते हो ना, वो कहीं ना कहीं 100% देवता योनि में आता है। जैसे पेट करना चाहते, आप टाइगर को पेट करना चाहते हो, उसके बच्चे को अच्छा लगता है आपको खिलाना, तो देवता योनि में आता है कहीं ना कहीं। पर सांप को आप पालते नहीं हो, पालते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट एक नॉर्मल सिचुएशंस में सांप को कौन पाल रहा है? बिकॉज दे नो सांप एक ऐसी चीज है कि वो राक्षस ही है, मतलब वो उसका नेचर ही है काटना। वो आप कितना भी दूध पिला दो वो काटेगा, है ना। तो ऐसी मकड़ी भी है, ऐसी कॉकरोच कौन पाल रहा है? तो बहुत सारे लोग कॉकरोच भी पालते हैं, मकड़ी पाल, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। द सोसाइटी हैज नॉट बीन गिविंग बर्थ टू द वायलेंस। The society was predestined. This is one of the greatest discoveries which I actually did in last 2 to 3 days of a podcast. Actually बहुत पहले से मेरे माइंड में चल रहा था, पर क्लैरिटी नहीं आ रही थी। इसलिए बोलते हैं ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। इसी वजह से बोलते हैं, बिकॉज जब आप बात करते हो तो आपके अंदर वो चीज़ें आती। ग्रेट। तो अब क्या है इसका चक्कर की कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, एक हद तक है, बट आप नहीं कर पाओगे। हम कुछ ये कर सकते हैं कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, और जिस आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त है वो अगर स्थित है आत्मज्ञान में,
कह सकते हैं कि वो राइट कर सकता है इसको, ऑल्दो वो जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वॉर के खतरनाक होते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता. बट द फॉल्ट इज नॉट ऑफ सोसाइटी. द सोसाइटी वॉज प्रोग्राम्ड एंड destined to do that. And this is the entire summary. Thank you. Take care. Bye. If you have any questions, please do let me know about this. Thank you.